गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम मॉक टेस्ट सीरीज का 4th टेस्ट डिस्कस करेंगे। करें स्टार्ट। इस टेस्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच माइक्रोब्स इज यूज एज बायो पेस्टिसाइड्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। बायो पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो बायो पेस्टिसाइड्स क्या है, वो केमिकल्स है। जैसे हम बात करें नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं पेस्ट को ट्रीट करने के लिए, बट केमिकल्स जो है वो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो उसकी बजाय हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया है, बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करना स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ आपको दो चीजें याद रखनी है कि बायो पेस्टिसाइड्स को हम एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, वहां पे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर फंजाई की बात करते हैं। तो बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब होगा जो पेस्ट को ट्रीट करने के लिए। तो यहां हम किसको यूज करते हैं, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस को, बीटी की जो हम बात करते हैं उसको हम एज ए बायो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन बैक्टीरिया ट्रिपल ए कोडोन कोड फॉर लाइसिन अमाइनो एसिड। कि बैक्टीरिया में जो ए है वो किसके लिए कोड करता है, लाइसिन के लिए कोड करता है। तो हमें ये देखना है कि ह्यूमन में ए किसके लिए कोड करेगा। तो कोडोन वाली टेबल आपको सर ने याद करवाई भी होगी, ट्रिक्स भी बताई होगी। तो कोडोन वाली अगर हम बात करें किसके लिए कोड करेगा, ये कोड करेगा लाइसिन के लिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो आपके कोडोन होते हैं वो नियरली यूनिवर्सल है। अब देखिए कुछ पुराने एडिशंस में आपको यूनिवर्सल वर्ड लिखा दिखाई देगा, पर जो नई एनसीईआरटी है वो बात करती है नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ में वो सेम है। जैसे ए हमें पता है किसके लिए कोड करेगा, ह्यूमन में भी जो बैक्टीरिया में कोड करेगा वही ह्यूमन में कोड करेगा। एक्सेप्शंस हमें क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में और कुछ प्रोटोजोन्स के जीनोम में ये आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। हाँ, नियरली यूनिवर्सल वर्ड याद रखना है। अगर हम देखें लाइसिन के लिए कोड क्या होता है, अगर आप बताएंगे, लाइसिन के लिए हम बात करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहां पे अगर हम देखें, वेट ए मिनट, लैग अगर आ रहा है तो वीडियो क्लियर है आप लोगों के लिए? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि मैच करना है हमें कॉलम। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफाइरेसी। ग्रीन एल्गी की अगर बात करें तो ग्रीन को हमें क्या करना है, सिंपली याद रखना है कि प्लांट के जैसे हम बात करते हैं तो ग्रीन जो होगा वो प्लांट के जैसा होगा। तो स्टोर फॉर्म क्या होगी, स्टार्च। तो ए के लिए 2, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। फियोफाइसी, फियोफाइसी में हम किसकी बात करते हैं, लेमिनेरिन और मैनिटोल की। तो बी के लिए 3। और रोडोफाइसी, फ्लोरिडिन, स्टार्च की हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द आइडियल कंडीशन व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज, यहां पे दो रिसोर्सेज की बात करते हैं हम, स्पेस की और फूड की। जब रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड होते हैं तो जो ग्रोथ होती है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और जो कर्व आता है वो आता है जे शेप्ड कर्व की बात करें तो आंसर क्या होगा,
फोर्थ आंसर होगा कि आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जो कर्व दिखाई देगा वो क्या होगा, जे शेप कर्व आपको दिखाई देगा, अनलिमिटेड। थर्ड वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एपिथेलियल सेल्स के कुछ जंक्शंस की बात कही गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जंक्शन हैड टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज। यहां हमें तीन कीवर्ड याद रखने हैं। एडेरिंग जंक्शन के लिए जो कीवर्ड याद रखना है वो याद रखना है सीमेंटिंग। एडेरिंग जंक्शन का काम क्या होता है, एडेरिंग जंक्शन की अगर हम बात करें तो दो चीज़ों को आपस में चिपकाने के लिए, एडेशन के लिए काम आता है। तो एडेरिंग जंक्शन में हम क्या बात करेंगे, एडेशन की बात करेंगे। गैप जंक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए कीवर्ड हमें याद रखना है कम्युनिकेशन। गैप जंक्शन के लिए हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे।
करें स्टार्ट। अब आप लोगों को विजिबल है? एक बार यस लिख दीजिए अगर लैग नहीं है अब। ओके, तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें क्या याद रखना है? कीवर्ड याद रखना है कि अगर अडेरिंग जंक्शन की बात कर रहा है तो वो सीमेंटिंग की बात की जाएगी, गैप जंक्शन में हमें कम्युनिकेशन, और टाइट जंक्शन में जो कीवर्ड याद रखना है वो याद रखना है लीकेज की। इसके अलावा जंक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जो आपका इंटरकैलेटेड डिस्क से रिलेटेड होता है, वो कार्डियक मसल्स में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां हम बात करेंगे हेल्प टू सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस ए टिश्यू। अगर हम देखिए तो ये जो आपकी एपिथेलियल सेल्स होती है, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो काफी कम होता है, बट फिर भी ये अगर स्पेस है तो यहां से बाहर से पैथोजन के अंदर एंट्री करने का या जो आपका अंदर का कंटेंट है वो बाहर जाने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए यहां से इन गैप्स को सील कर दिया जाता है। इन जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शंस। तो लीकेज के लिए आंसर क्या होगा? टाइट जंक्शन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीसीआर प्रोसेस में क्या चाहिए होता है आपको। पीसीआर की अगर हम बात करें, हाँ, प्लांट्स में अगर कम्युनिकेशन जंक्शन देखें तो प्लांट्स में जो कम्युनिकेशन जंक्शन या गेट जंक्शन होता है वह प्लाज्मोडेस्माटा है। तो कई बार इस तरह के ऑप्शंस भी आते हैं कि एनिमल सेल पूछा और ऑप्शन में प्लाज्मोडेस्माटा दिया है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो प्लांट्स के लिए हम जिस जंक्शन की बात करेंगे वो क्या होगा? प्लाज्मोडेस्माटा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीसीआर प्रोसेस में आपको क्या क्या चाहिए। पीसीआर हमें एम्प्लीफिकेशन के लिए चाहिए होता है। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक फॉरवर्ड के लिए और एक बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको 2 सेट ऑफ प्राइमर की यहां पे रिक्वायरमेंट होती है। थर्मोसेंसिटिव डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए होता है वो थर्मोसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। एटीपी जीटीपी, हमें डीएनए को अगर रेप्लिकेट करना है तो डीएनए के अगर रेप्लिकेट की बात करेंगे तो वहां आपको डीएनटीपीस चाहिए, ना कि एनटीपीस। ये एनटीपीस कहां होते हैं? आरएनए में डीएनटीपीस होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर डज नॉट कम अंडर इनेट इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा इनेट इम्यूनिटी के अंदर नहीं आता है? इनेट इम्यूनिटी की अगर बात करें तो वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है और ये स्पेसिफिक नहीं होती है। अगर इनेट इम्यूनिटी को अगर हम देखें तो इनेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर्स की बात करते हैं हम। फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन की बात की जाएगी, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे स्टोमक में, और सेलुलर बैरियर, और फोर्थ वन होता है साइटोकाइन बैरियर। कॉम्प्लेक्स बैरियर जैसा कुछ आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा, तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडेटर एक्ट एज कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस टॉपिक लेवल। कि प्रीडेटर जो होते हैं, अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एनर्जी आ रही है उसको, जो सन से एनर्जी आ रही है, हमारे पास एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट है। वहां से जो एनर्जी आ रही है प्लांट उसको कैप्चर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्लांट जो है उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिर से कैप्चर कर रहे हैं। अब अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको कैप्चर कर रहे हैं तो वो एनर्जी जो फिक्स हुई है वो प्लांट से आगे कहां ट्रांसफर होगी? हर्बीवोर्स में, और यहां से एनर्जी कहां जाएगी? कार्निवोर्स में। तो प्रीडेशन जो है एक तरीका है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर की जाती है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीडेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रीडेटर जो होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। प्रीडेटर, ये स्टेटमेंट भी सही है, और इसके लिए जो हम एग्जांपल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? स्टारफिश वाला, कि स्टारफिश को अगर आप हटा दोगे तो वहां से 10 मैराइन इन्वर्टिब्रेट की स्पीसीज जो है वो वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। अब ठीक है, ओके।
तो अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आंसर होगा हमारा सेकंड, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट मैच द कॉलम की बात करेंगे, हमें बात करनी है डोडो। डोडो कहां से था? डोडो की अगर हम बात करें तो डोडो आपको डोडो मॉरिशस से रिलेटेड है। ये बर्ड थी जो अब क्या हुआ है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वागा की अगर हम बात करें तो क्वागा जेब्रा की एक सब स्पीसीज थी। क्वागा क्या थी? जेब्रा की एक सब स्पीसीज थी जो अच्छा ए के लिए 2 देखे हम तो ऑप्शन 2 है हमारे पास, ये कैंसिल हो गए। अब बी के लिए बात करें तो क्वागा जेब्रा की एक सब स्पीसीज है, ये हमें ध्यान रखना है। बी के लिए 3। थाइलेसाइन की बात करें तो तस्मानियन टाइगर की जो बात करते हैं तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियन वाली जो भी वैरायटीज है वो आपको वहीं देखने को मिलती है। और स्टिलर सीकाउ ये कहाँ से रिलेटेड है? रशिया से, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से खत्म हो गई। तो आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड। नेक्स्ट मैच द कॉलम में हम देखेंगे प्रोटो कोऑपरेशन। अब प्रोटो कोऑपरेशन डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट ये टर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो प्रोटो कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रोटो कोऑपरेशन होता क्या है? बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे म्यूचुअलिज्म की हम बात करते हैं तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों पार्टिसिपेंट को फायदा हो रहा है। बट म्यूचुअलिज्म के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कि अगर साथ रह रहे हैं तो फायदा है, अगर नहीं भी रह रहे तो उनकी लाइफ स्पैन पे या लाइफ साइकिल पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, जब वो साथ आएंगे तो फायदा होगा। दूसरा होता है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कि वहां पे साथ रहना कंपल्शन है, अदरवाइज वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ प्रोटो कोऑपरेशन में हम बात करते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म की। तो प्रोटो कोऑपरेशन अगर आप देखोगे तो हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन की बात करते हैं। इसमें सी एनीमोन को क्या, अच्छा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, आपको वो भी याद रखना, उसका आंसर थोड़ा सा नीट में गड़बड़ था। तो यहां हम बात करेंगे प्रोटो कोऑपरेशन में सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब की। सी एनीमोन को क्या फायदा मिलेगा? ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, जबकि हर्मिट क्रैब को क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा सी एनीमोन की वजह से। कॉमन सेलिज्म वो इंटरेक्शन होता है जिसमें एक को फायदा होगा, दूसरे के लिए वो इंटरेक्शन कैसा होगा? 0 होगा। तो इसका जो एग्जांपल है सी एनीमोन और क्लाउन फिश। यहाँ क्लाउन फिश को तो फायदा होता है पर सी एनीमोन को कोई खास बेनिफिट नहीं है यहाँ से, क्योंकि क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है पर सी एनीमोन को ऐसा कोई बेनिफिट दिखाई नहीं देता। जबकि हर्मिट क्रैब के केस में उसको ट्रांसपोर्टेशन, या हम बात करते हैं कि अगर वो नई जगह जाएगा तो उसको फूड मिलने के चांसेस बेटर होते हैं। एमेंसेलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पे एक के लिए 0 और दूसरे के लिए नेगेटिव होता है। पार्थेनियम वगैरह की हम बात करें तो एलिलोपैथी की जो हम बात करते हैं कि ये कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से आसपास वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वहां पे आसपास वाले जो प्लांट्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ए के लिए 4, बी के लिए 2, एमेंसेलिज्म की अगर हम बात करें तो 1, और पैरासाइटिज्म में ये ब्रूड पैरासाइटिज्म का जो एग्जांपल है वो हमें कंसीडर करके चलना है यहाँ पे कोको और क्रो में, जिसमें जो कोयल होती है वो अपने अंडे क्रो के घोंसले में देती है ताकि, क्योंकि इसको घोंसला बनाना नहीं आता तो होगा क्या, वो उसकी ध्यान रखेगा, केयर करेगा प्रॉपर, और जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो उनको वहां से लेके उड़ जाएगी। इसके लिए हम बात करते हैं कि इनका जो एग का साइज और शेप होना चाहिए, कलर होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज क्रॉस को आइडेंटिफाई कर लेगा। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। हाँ, पैरासाइटिज्म में और एग्जांपल भी आपको याद रखना है, जैसे फीमेल एनाफिलीज वाली बात करते हैं कि फीमेल एनाफिलीज को हम क्या पैरासाइट में कंसीडर करेंगे, तो फीमेल एनाफिलीज को पैरासाइट में कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जो ब्लड सक कर रही है वो रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है, गैमेट्स के लिए काम आता है। वैसे ही ह्यूमन जो एम्ब्रियो है उसको भी पैरासाइट में कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो स्पीसीज की कंटिन्यूएशन का एक तरीका है। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। जो आपका Z होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है, Y जीन जो है वो परमीज के लिए है, और A जीन ट्रांस एसिटाइलेज के लिए है। ये सही है। लैक I जीन,
आई का मतलब क्या होता है, ये एक्टिवेटेड प्रोटीन नहीं होता है, ये कौन सी प्रोटीन होती है, रिप्रेसर प्रोटीन की हम बात करते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन। या फिर यहां आई का मतलब क्या होता है, इंडक्शन या इनहिबिशन। तो आई का मतलब हम किसकी बात करते हैं, यहां इनहिबिशन की बात करेंगे, इंड्यूसर की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है E. coli cell with completely radioactive was allowed to grow in a culture medium containing non radioactive isotope। और हमें क्या पूछा है, सेकंड जनरेशन में। सपोज कीजिए हमने ये माना है कि जो हम ये येलो ले रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है, सेकंड जनरेशन हमें चेक करना है। फर्स्ट जनरेशन में सेपरेशन होगा और दो हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। अब हाइब्रिड हमेशा दो ही रहेंगे। और थर्ड नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, जो नया है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसने रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या होगा, 4 में से 50 50 2 का रेशियो का, तो 1/1 का रेशियो आपको यहां पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस की हमें बात करनी है। तो फर्स्ट है, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये सही है, इसी वजह से हम बात करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बैक्टीरिया जो पूरा ग्रुप है मोनेरा की अगर हम बात करें तो वहां पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको ऑटोट्रॉप्स भी देखने को मिलेंगे और हेटेरोट्रॉप्स भी देखने को मिलेंगे। और ऑटोट्रॉप्स में भी आपको कीमो और फोटो, और फोटो में भी फिर आपको ऑक्सीजनिक और नॉन ऑक्सीजनिक, तो बहुत सारी वैरायटीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए और हमें पता है ए भी सही है, तो आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूटेरोमाइसिटीज इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी, क्योंकि हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि वहां से वेरिएशन आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या मानेंगे, परफेक्ट मानेंगे, क्योंकि वहां से आपको वेरिएशन दिखाई देंगे। इस केस में हमने बोला है कि इसको इम्परफेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि हमें इसका सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल फेज ही पता होता है। इन ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली द एसेक्सुअल फेज इज नोन। तो ये सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस चीज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैच आइटम करना है। पहला है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ये दी थी पॉल एलरिच ने, ए के लिए 3। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ये कहती है कि आप पूरे इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन माने और हर एक स्पीसीज को, जैसे हम स्क्रू की बात करते हैं कि एक स्क्रू माने, तो शुरू में अगर आप स्क्रू वहां से लूज करना स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर धीरे धीरे जो ही आप नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ स्क्रू निकालते जाएंगे, जब स्पीसीज का नंबर कम होगा तो इकोसिस्टम धीरे धीरे अनस्टेबल होता जाएगा। एक तो ये चीज बताते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज, दूसरी चीज इन्होंने बताई कि आप जो स्क्रू निकाल रहे हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, वो भी वैल्यूएबल है। मतलब कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है ये भी वैल्यूएबल। जैसे हम बात करते हैं हनी बी की, अगर हनी बी एक्सटिंक्ट हो गई तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो हर्बीवोर सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर हर्बीवोर सर्वाइव नहीं किए तो कार्निवोर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ए के लिए हम बात करेंगे 3 की। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। बी के लिए 4। ये इंटरेक्शन क्या कहलाता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि जब आप नया एरिया एक्सप्लोर करते हो तो शुरू में तो आपको नई स्पीसीज मिलती है, उसके बाद नई स्पीसीज मिलना बंद हो जाती है। हॉट स्पॉट्स की बात करें तो हॉट स्पॉट एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मन मेयर ने दिया था। और ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात किसने की थी, रॉबर्ट मे ने। इनके अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज है अर्थ पे, 7 मिलियन स्पीसीज है। तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्सॉर्ब्ड इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, कि 70 to 80% तक जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, तो 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पीसीटी में देखने को मिलेगा। यहां जो सेल्स होगी वो कैसी होगी, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया यहां पे काम में लिया जा सके। तो इस तरीके से आपको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस माइक्रोविलाई देखने को। इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि सिंपल सा लॉजिक है, जो ही आपका फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ तो जो वैल्यूएबल चीजें हैं जितनी, वो सारी शुरू में ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है, आगे तक उनको नहीं जाने दिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, कि कैंसर सेल्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सेसिव माइटोसिस होता है तभी ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, जो माइटोसिस होगा वो नॉर्मल नहीं होता है, और अनकंट्रोल माइटोसिस होता है क्योंकि लगातार कैंसर सेल्स क्या करती है, लगातार अपनी सेल्स को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू डिवीजन के लिए मैसेज देती रहती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो प्रॉपर्टी है जहां पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होगा कि एक सेल जब दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आती है तो अब वो डिवाइड करना बंद कर देती है, वो डिवाइड नहीं करेगी। जब एक सेल दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो डिवाइड नहीं करेगी। अब आपको यहाँ याद ये रखना है कि हम जब बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है, ना कि कैंसर सेल की। हम पढ़ते हैं इसको कैंसर के टॉपिक में तो कई बार हमें ऐसे याद आ जाता है कि कैंसर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, कैंसर में पढ़ा था, पर हमें क्या याद रखना है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है, ना कि कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम की। अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट कब होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंप्लीटेड एट विच फेज ऑफ सेल डिवीजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टार्ट कब होता है तो स्टार्ट हम कब की बात करेंगे, स्टार्ट हमें ध्यान रखना है प्रोफेज में हो जाता है, पर कंप्लीट कब होता है या मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम आपको कहां देखने को मिलेंगे, वो मेटाफेज में दिखाई देंगे। हमें इससे याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है किसी भी फेज का और एंड पॉइंट क्या है। जैसे प्रोफेज की अगर हम बात करें तो प्रोफेज का स्टार्टिंग फेज क्या होता है, जब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो हम प्रोफेज का स्टार्ट मान लेते हैं, बट जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें वो डिसइंटीग्रेट हो गई है तो हम कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन से मेटाफेज का स्टार्ट मानना स्टार्ट कर देते। तो हमने बात की कंडेंसेशन कंप्लीट कहां होगा, कंप्लीट होगा मेटाफेज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी टर्म्ड एज वेक्टरलेस अप्रोच। दो तरह की अप्रोच हम बात करते हैं, जिस एक जो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट की हम बात करते हैं तो वहां हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर की, सॉरी जब डायरेक्ट की बात करेंगे तो हम वेक्टरलेस अप्रोच की बात करेंगे, और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो वहां वेक्टर की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए सॉरी, अगर हमें वेक्टरलेस करना है मतलब डायरेक्टली जो हमारा डीएनए है वो इंसर्ट करना है, तो डायरेक्टली इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। पर माइक्रो इंजेक्शन किन में यूज किया जाता है, आपके एनिमल सेल्स में। दूसरा बायोलिस्टिक या जीन गन की बात करेंगे, ये कहां यूज की जाएगी, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्योंकि माइक्रो इंजेक्शन यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नीडल होती है माइक्रोपाइपेट की वो टूट जाएगी, क्योंकि सेल वॉल की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बीएसी बैक और यैक की हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। बैक और यैक की जो बात की जाती है वो कहां की जाती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बात की जाती है। इसमें हमें क्या याद रखना है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहां पे दोनों पे वेक्टर की यूज किया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट की, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है एक्सपीरेशन अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, ये गलत है। दूसरा
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो क्या होता है, लोअर होता है। सही ये बात है ये, क्योंकि हमने बात की जो एयर होती है वो हमेशा हाई टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी। अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है, हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो एयर बाहर से अंदर आएगी। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट एक फिगर दिया गया है, ये हम पढ़ते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। वहां हम तीन तरह के सिलेक्शन की बात करते हैं। पहला सिलेक्शन होता है जैसे यहां इस फिगर में दिखाया गया। इस फिगर में क्या दिखाया गया है, जो आपकी पीक है वो नैरो हो रही है और हायर साइड पे जा रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये तब होता है जब एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है वो सेम बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा डिसरप्टिव में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिसरप्टिव में जब एनवायरमेंटल कंडीशन लगातार फ्लक्चुएट होती है तो दो पीक आपको दिखाई देती है, किसमें, डिसरप्टिव में। और डायरेक्शनल में ये जो ग्राफ होता है वो एक पर्टिकुलर साइड पे स्विच कर जाता है। डायरेक्शनल की अगर हम बात करें तो ये जो ग्राफ होगा वो एक पर्टिकुलर साइड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जब एनवायरमेंटल एक स्ट्रीम को फेवर करेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हीट शॉक टू द बैक्टीरियम द टेम्परेचर यूज फॉर गिविंग थर्मल शॉक, कितना डिग्री यूज किया जाता है, 42 डिग्री जो है वो यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले तो हम सेल को क्या करते हैं, कंपिटेंट बनाते हैं। कंपिटेंट बनाने का मतलब ये होता है कि हम उसको कैल्शियम के सॉल्ट्स के साथ ट्रीट करेंगे ताकि वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद हम उनको आइस में रखते हैं, फिर एकदम से हीट शॉक दिया जाता है, थर्मल शॉक दिया जाता है 42 डिग्री का, ताकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आइस में रखने की वजह से फ्रीज हुई है उसमें क्रैक आए। अब वो क्या करेगा, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा और वापस से हम उसको थोड़ी देर बाद आइस में रख देंगे, कुछ सेकंड्स बाद वापस से आइस में रख देंगे। तो आंसर क्या होगा, 42 डिग्री। ये टेम्परेचर हमें याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट, कि जो फीमेल गैमेट है तो वो तो कैसा है, स्टैटिक है, मतलब मूवमेंट नहीं शो करेगा, उसके पास कोई फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर नहीं है। और स्मॉलर मोटाइल गैमेट, इसको हम क्या बोलेंगे, oogamous, एंड इज नोन एज एंड इज ऑब्जर्व्ड। कहां देखने को मिलेगा आपको, ये स्पाइरोकाइरा में नहीं होता, वहां आइसो की बात करते, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डाइवेलेंट कैटायन की बात करेंगे तो मेनली कैल्शियम ही यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है जनरली कॉम्पिटिशन अक्कर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज बट टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो बी compete फॉर सेम रिसोर्सेज। ये बात सही है। ये हमने कहां एग्जांपल देखा था, ये एग्जांपल आप बात करोगे कि जो जूप्लैंक्टन्स है उनके लिए फिशेस और फ्लेमिंगो, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वहीं रहने वाली रेजिडेंट फिशेस की बात करेंगे, उन लेक में रहने वाली फिशेस, और फ्लेमिंगोस की बात करेंगे, वो आपस में कंपीट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। कंसिडरिंग द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील, कि पैरासाइट अगर होगा तो उसको रहने के लिए जगह भी मिलेगी और फ्री में खाना भी मिलेगा। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासाइटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट टू हायर वर्टिब्रेट्स। जब आप एनिमल किंगडम भी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी, जैसे हम प्लेटिहेल्मिन्थीज में बात करते हैं, एस्केल्मिन्थीज में बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा में बात करते हैं, तो बहुत सारी जगह हम पैरासिटिक फॉर्म की बात करते हैं, आप साइक्लोस्टोमेट्स में बात करते हो, तो अलग अलग जगह में हम पैरासिटिज्म, क्योंकि यहाँ पे खाना और रहने की जगह दोनों प्रोवाइड की जा रही है, तो पैरासिटिज्म आपको कई जगह देखने को मिलेगा। कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज किस टर्म में मेजर करते हैं, आर, is significantly increase in the presence of another species। तो कंपटीशन को डिफाइन करने की जो डेफिनेशन देते हैं वो आज के टाइम पे हम यही देते हैं, बट इंक्रीज नहीं होता, वहां हम किसकी बात करते हैं, डिक्रीज की। एक की प्रेजेंस में दूसरे के जो आर वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट है, मैच करना है हमें लिस्ट। पहला है जेफरी की बात करें, एलेक्स जेफरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड, तो ए के लिए 3। जैकब एंड मोनार्ड की अगर हम बात करें तो जैकब एंड मोनार्ड आपका किससे रिलेटेड है, लैक ऑपेरॉन से, बी के लिए 4। क्रिक
क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल तो हमें याद रहता है, पर उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, सेंट्रल डोग्मा जो है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो भी क्रिक ने ही बताया था। तो सेंट्रल डोग्मा वाला कॉन्सेप्ट भी क्रिक का दिया गया कॉन्सेप्ट है। और ग्रिफिथ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, तो आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ए प्रोजेनी। फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है ए और मदर का ब्लड ग्रुप दिया गया है बी। अब ए ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास और डिटेल नहीं दी गई है, तो दो पॉसिबिलिटी है, आई ए हो, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, आई ए स्मॉल आई या आई जीरो की जो हम बात करते हैं, ठीक है। यहां आई बी हो सकता है या आई बी आई जीरो हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है, यहां से अगर हम ये बात करें तो ए बी पॉसिबल है, यहां से अगर इसकी बात करें तो ए बी पॉसिबल है, अगर ये हो और यहां से ये आए तो ओ भी पॉसिबल है, और आई ए अगर, और इसके साथ अगर बात करें तो ए, तो चारों ब्लड ग्रुप आपको यहां पे पॉसिबल दिखाई देंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां पे आपको चारों ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ए बी और ओ। डिपेंड करता है कि कौन सा, अगर कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जाती है, जैसे इसी तरह के क्वेश्चंस में कुछ बार कंडीशन स्पेसिफाई भी कर दी जाती है, जैसे अगर ये इसका जीनोटाइप ये दे दे इसी क्वेश्चन में कि होमोजाइगस कंडीशन ही है, फिर अगर हम क्या बात करेंगे तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अगर एक का होमोजाइगस दूसरे का हेटेरोजाइगस दे दिया जाए तो भी हमें निकालना आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ। यहां आपको चारों पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है। नेक्स्ट में बात करेंगे इन ए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, एज पिरामिड की बात करें, तो हम सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे, फिर हम रिप्रोडक्टिव की और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की। फ्यूचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्री रिप्रोडक्टिव पे आपका डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा मतलब प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, रिप्रोडक्टिव से कम है, तभी फ्यूचर में वो पॉपुलेशन कम होगी। तो आंसर क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल। अगर अच्छा इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका एज पिरामिड बनेगा वो किस शेप का बनेगा, यहां आपको अनशेप पिरामिड देखने को मिलेगा। यहां पिरामिड कौन सा देखने को मिलेगा, अनशेप पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहां अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव में, अगर ये सेम होगा तो पॉपुलेशन कैसी होगी, स्टेबल होगी और बेल शेप आपको दिखाई देगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कितने इनकरेक्ट हैं। इन 5 स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है असेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी वाज ब्रांचिंग डिसेंट। देखिए यहां थोड़ा सा ट्रिकी चीज की बात कर रहे हैं कि असेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी का जो मेन पॉइंट था जिस पे डार्विनियन थ्योरी बेस्ड थी वो नेचुरल सिलेक्शन था। हाँ नो डाउट, जब हम बात करते हैं डार्विन ने 2 की कॉन्सेप्ट पे बात की थी, एक नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट जो लैमार्क की थ्योरी थी एनाजेनेसिस की, ए से अगर बी बनता है तो ए एक्सटिंक्ट हो जाता है। डार्विन ने कहा था नहीं, ब्रांचेस निकलती है और कोई भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, कोई भी सर्वाइव कर सकता है, तो उस थ्योरी को बोलते हैं क्लेडोजेनेसिस। तो डार्विन ब्रांचिंग डिसेंट की बात करता था, पर मेन हम किसकी बात करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन की। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी विलिच की थी, मेंडल की नहीं थी। मॉडर्न मैन हैज द हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी, हमसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी रही है, किसकी रही गई है, हम निएंडरथैल की बात करते हैं और क्रो-मैग्नन की बात करते हैं, तो ये भी गलत है। ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, ये सही है। रामापिथेकस जो था वो मोर ह्यूमन की जैसे था, ये स्टेटमेंट सही है। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
नो डाउट लेमार्क ने उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया था, पर हमें पता है कि लेमार्क की थ्योरी सही नहीं है। जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो जिराफ थे वो शॉर्ट नेक वाले भी थे, लॉन्ग नेक वाले भी थे, पर जब कंडीशंस बदली तो सिर्फ लॉन्ग नेक वाले ही सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उन्हीं के लिए फूड अवेलेबल था, नीचे फूड खत्म हो गया। जब ऊपर की तरफ उनको फूड मिला तो वही सर्वाइव कर पाए, वही रिप्रोड्यूस किए और आगे की जनरेशन उन्हीं की आई। तो नेचर ने सेलेक्ट किया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉज एक्टिव इम्यूनिटी। कि आपने क्या किया है, पैथोजन दिया है, एंटीजन दिया है। अगर आपने वहां पे एंटीजन दिया है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी और ये इम्यूनिटी कैसी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी होगी। एक्टिव और पैसिव में सिंपली हमें ये याद रखना है कि अगर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है तो वो एक्टिव है, अगर नहीं करती है तो वो पैसिव की बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी रिप्रेजेंट H2L2, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, तो H2L2 होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे द साइट वेयर लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड पॉलिफरेट टू बिकम इफेक्टर। बेसिकली 2 जगह की बात करते हैं। एक जगह जहां पे इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग हमेशा या मैच्योरेशन की हम बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे। मैच्योरेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में किसकी बात करेंगे, थाइमस और बोन मैरो। इसने बोला इफेक्टर की एक्चुअल फाइट कहां हो रही है, एक्चुअल फाइट हमेशा आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे होगी। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल देखिए, थाइमस प्राइमरी है, पेयर्स पेचेस सेकेंडरी है, पर बोन मैरो नहीं है, थाइमस ये दोनों नहीं है। तो आंसर क्या होगा, टॉन्सिल्स एंड स्प्लिन की बात की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द इनकरेक्ट मैच, कि यहां पे क्या इनकरेक्ट है। फर्स्ट हम देखते हैं एनाफीज, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफीज 1 में, ये सही है। डाइकाइनेसिस, एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कियाज्मेटा, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन की बात करते हैं, ये गलत हो गया। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन की बात करेंगे, ये भी गलत है। ओके, मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ये सही है। तो आंसर क्या होगा, बी एंड सी, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। मैच द कॉलम विद द कॉलम 2। ओके, प्रोबोसिस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हेमिकोडेट्स में देखने को मिलेगा, मतलब ए के लिए क्या आंसर होगा, ब्लेनोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस की बात करें तो ए के लिए 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल। बी के लिए 1, दोनों में दिया है। न्यूरोसाइट्स की हम ऑरेलिया की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहां देखने को मिलेगा आपको, टॉर्पीडो में देखने को मिलेगा। तो सी के लिए 4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट दिया गया है असेसन रीजन वाला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन ह्यूमन एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। सही बात है। और जब हम ब्रह्मा सीरीज में कल लोकोमोशन में बात करें तो इस पॉइंट को हमने डिस्कस भी किया था। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर पहले ही बोन होगी तो नेचुरल बर्थ पॉसिबल नहीं होगा, बर्थ कैनाल में स्टक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर, ये भी सही है, बट कोई एक्सप्लेनेशन की बात यहां पे नहीं है। तो आंसर होगा 1 कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात हम नहीं कर रहे। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी कल हमने डिस्कस किया था जब हम ब्रीदिंग की बात करे थे, कितना होता है 5 ml, और CO2 के लिए बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 4 ml। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी में क्या गलत है एक बार वो भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन इज रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो वो होता है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एल्वोलाई आर द सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकेंडरी साइट टिश्यू होता है, प्राइमरी साइट होता है। एल्वोलाई की अगर हम बात करें तो एल्वोलाई क्या है, प्राइमरी साइट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराथॉर्मोन इज ए हाइपर कैल्सियमिक। अब हाइपर कैल्सियमिक को अगर हम समझे तो 2 चीजें हमारे पास, एक ब्लड वेसल की बात करेंगे, दूसरा हम बात कर रहे हैं बून की।
हमें ये देखना है कि हाइपर, जो भी हाइपर हाइपो चाहे कैल्सियमिक या ग्लाइसेमिक की बात करते हैं वो हमेशा ब्लड के रेफरेंस में की जाती है। हाइपर कैल्सियमिक का मतलब क्या होगा, यहां कैल्शियम बढ़ाएगा, ये सही है। पैथ हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बोन से लेके यहां तक बढ़ाएगा, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसी की वजह से क्या होगा, कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा और वो क्या कहलाएगा, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। एनिमल सेल्स डिवाइड इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साइटोकाइनेसिस के दो तरीके हम देखते हैं, एक होता है फुरो फॉर्मेशन, दूसरा सेल प्लेट फॉर्मेशन। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में क्या होगा, अंदर की तरफ से फोरो का फॉर्मेशन होगा और फिर डिवाइड होगी, जबकि यहां से बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर की तरफ सेल वॉल आपको दिखाई देगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट सेल में तो आपको सेल प्लेट मेथड होगा, एनिमल सेल में सेल फरो मेथड दिखाई देगा। तो ये प्लेट वाला कहां दिखाई देगा आपको, प्लांट सेल में दिखाई देगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर की तरफ आपको एक रिजिड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। When the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4 respiration की बात करेंगे, in the electron transport chain they are coupled to, किसके साथ coupled होते हैं, एटीपी प्रोडक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5 कौन सा होता है, एटीपी सिंथेस की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है, plants have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores, कि प्लांट्स के पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। मॉर्फोलॉजिकल में हम बात करें तो थ्रोन्स की बात करेंगे, किस किस में, अकेशिया में बात करेंगे, कैक्टस में बात करेंगे। ऐसे ही केमिकल डिफेंस में हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं, कैलोट्रोपिस में। इसलिए आपने देखा होगा कि ड्राई एरिया में भी कैलोट्रोपिस के प्लांट आपको ऑब्जर्व होंगे ग्रीन कलर के, बट उसके ऊपर कोई एनिमल फीड नहीं करता। इसके अलावा हम बात करते हैं कैफीन की, निकोटीन की, क्विनीन की, मॉर्फिन की। तो ये सारे जो केमिकल्स है वो टेस्ट में बहुत ही बिटर होंगे ताकि एनिमल उसके ऊपर फीड नहीं करे। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनको हमने हमारे फायदे के लिए एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं उनको हमने हमारे फायदे के लिए कमर्शियल यूज करना स्टार्ट कर दिया है। रीजन, द प्रॉब्लम ऑफ प्रिडेशन इज पर्टिकुलर सीवियर फॉर प्लांट। हम लोकोमोशन में इस चीज को डिस्कस भी कर रहे थे कि जो प्रिडेशन की प्रॉब्लम है वो वहां पे और ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे पास भागने का ऑप्शन होता है कि एडवर्स कंडीशन आई तो भाग जाइए, पर प्लांट्स वहां पे भाग नहीं सकते, इसलिए उनको इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत होती है। तो दोनों सही है और करेक्टली उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट करनी है हमें। अच्छा, रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर अगर हम बात करें तो ए के लिए आप देखोगे, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन होगा या ट्रांसलेशन होगा, जल्दी बताइए कि रिलीज फैक्टर में ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे या ट्रांसलेशन की। देखिए याद रखना है, रिलीज फैक्टर हम किसकी बात करें, ट्रांसलेशन की बात करेंगे। रो जो है ऑप्शन में, जो रो है वो टर्मिनेशन फैक्टर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बट रिलीज फैक्टर हम कब बात करेंगे कि जब आपके पास आगे कोई अमीनो एसिड नहीं है तो स्टॉप कोडॉन के साथ ये बाइंड करेगा और जो आपका जो पॉलीपेप्टाइड बना है वो रिलीज हो जाएगा। तो ए के लिए सेकंड। एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग में काम आता है। प्रोब, प्रोब क्या होता है, बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है जो कि एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ बाइंड है, जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। रो फैक्टर, ये क्या है, टर्मिनेशन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा और रो की हम बात करते हैं। तो सिग्मा क्या है, इनिशिएशन, और रो क्या है, टर्मिनेशन फैक्टर है। सेक्रेड ग्रूव्स इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और कैसा है ये, इन सीटू मीन्स होते हैं। इन रेस्पेक्ट टू फाइंड आउट ओड वन, खासी एंड जयंतिया हिल्स कहां देखने को मिलती है आपको, मेघालय में, सही है। अरावली हम राजस्थान में देखने को मिलती है। सरगुजा, चंदा और बस्तर मिजोरम, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश, एमपी में बात करते हैं।
और वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा 3। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है इस बार, मैच द कॉलम भी आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज प्रपोज फॉर द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, कि टॉपिक्स में आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिल रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है? लेसर सोलर एनर्जी, अगर टॉपिक्स में सोलर एनर्जी ज्यादा होती है इसीलिए आपको यहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। मोर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? टेम्परेट में देखने को मिलेगा, और इसी वजह से टेम्परेट में जो नई स्पीसीज बनने के लिए टाइम लगता है, हमने बात की डार्विन की थ्योरी में, तो नई स्पीसीज बनने के लिए वहां पे इतना टाइम नहीं मिला है, तो ये भी गलत हो गया। रिलेटिवली जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंपटीशन अकर व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट फॉर सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड। अब कई बच्चे स्टेटमेंट में कंफ्यूज रहते हैं कि इसको सही माने या नहीं माने। ये स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है। इफ टू स्पीसीज कंपीट फॉर सेम रिसोर्सेज, तो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए? आपस में रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग कर ली जाए। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटिन विच रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो क्या है? एक यीस्ट है। जनरली हम यीस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की बात करते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि यीस्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रोबियल वाले चैप्टर, तो यीस्ट को हम ब्रेड में बात करेंगे, अल्कोहल में बात करेंगे, और स्टेटिन में भी बात करते हैं। ये इनमें हम कौन से यीस्ट की बात करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की बात करते हैं, जबकि यहां हम बात करेंगे मोनस्कस परप्यूरियस की। ये भी यीस्ट है, ये हमें याद रखना है। इफ बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, कि डीएनए के दोनों स्टैंड है वो टेम्पलेट की जैसे काम करेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, अगर दोनों स्टैंड को अगर टेम्पलेट की जैसे काम करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद सेम सीक्वेंस। सीक्वेंस सेम नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेम नहीं होते, तो यहां पे जो सीक्वेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डीएनए है, अगर किस डाउट हो तो एक सीक्वेंस बना के आप कॉम्प्लीमेंट्री बना के देखिएगा। दूसरा है डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद अ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। ये बात सही है, हम शुगर में भी बात करते हैं और बेसिस में भी आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। तो वो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट की बात की जाएगी। Which one of the following is a flat bone on the ventral midline of thorax? ये वाली बात कर रहे हैं। ये कौन सी बोन होती है? ये होता है स्टर्नम। स्कैपुला पीछे की तरफ जो ट्रायंगुलर बोन है, फीमर आपकी पैर की बात करेंगे थाई बोन की, और पटेला जो नी कैप है उसकी बात की जाती है। हाउ डज प्रोटीन हार्मोन रेगुलेट द सेलुलर फंक्शन? दो तरह के हार्मोन्स होते हैं आपके पास, एक प्रोटीन नेचर के, नेचर वाइज अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। तो जो लिपिड सॉल्युबल है वो तो क्या कर सकते हैं, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। लिपिड अगर हार्मोन्स की बात करें जो, या फिर जिनको हम स्टेरॉयडल हार्मोन बोलते हैं, उनका इंपैक्ट बहुत जल्दी आता है। पर प्रोटीन वालों के लिए आपको क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जाना पड़ता है, तो इंपैक्ट थोड़ा सा स्लो होता है। ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स को जनरेट करते हैं, जैसे कैल्शियम आयन, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी। नेक्स्ट, इन एनिमल सेल्स, अगर एनिमल सेल्स की बात करें, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, आर तो किससे रिलेटेड है, प्रोटीन, और ये एसईआर क्या होगा, लिपिड से रिलेटेड है। ये हमें याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द, कि अगर वेंट्रिकुलर में सिस्टोल हो रहा है, जब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कौन से वॉल्स का क्या होगा। तो हमें याद रखना है कि जब इसने क्वेश्चन में दिया गया है क्लोजर ऑफ सेमिलुलर वॉल, सेमिलुलर वॉल क्लोज नहीं होंगे, वहां वो ओपन होते हैं,
अब यहां दोनों ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो मोर करेक्ट क्या होगा, जब आपका सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ है तो पहले क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है वो बंद होंगे। वो बंद इसलिए होंगे ताकि बैकफ्लो को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है जो कंटिन्यू रहता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है। उस कंटिन्यू की वजह से हम उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, की वॉल्यूम सेम है, अब कॉन्ट्रैक्शन और हो रहा है, तो उसकी वजह से फर्दर प्रेशर में इंक्रीज होता है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल होती है। तो पहली चीज क्या होती है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। उसके बाद वो जो प्रेशर बढ़ा है उसकी वजह से ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल होगी। तो आंसर क्या होगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। ये हमें ध्यान रखना है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपिरेशन। अब फोर्स एक्सपिरेशन किया है आपने, फोर्स एक्सपिरेशन का मतलब ये है कि जो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी आपने बॉडी से बाहर निकाल दिया। फोर्स एक्सपिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी बाहर निकाल दिया है। अब पूछा गया है कि आप कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो, तो सबसे पहले जो बाहर निकाला है हमने ERV, उसको फिल किया जाएगा। उसके बाद हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग में लेते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम TV। उसके बाद इंस्पिरेशन में कितना और एक्स्ट्रा लिया जा सकता है दैट इज IRV। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग में बात करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम आपके लंग से बाहर नहीं निकाल सकते। और रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ अगर RV के साथ अगर आप एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम जो नॉर्मल कंडीशन में लंग्स में कितना होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपको दिखाई देती है। आंसर क्या होगा, 4। कटिंग ऑफ जेल फॉर रिमूवल ऑफ DNA, कि हम जब DNA को काट के निकाल रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज इल्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहां हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए फॉल इन, करेक्ट ढूंढना है, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कैन एक्टिवेट द GG सेल टू रिलीज रेनिन। सही है कि जब आपका कम होगा तो GG सेल क्या होगी, रेनिन को रिलीज करेगी। एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वैसोडाइलेटर। एंजियोटेंसिन 2 तो क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, बी गलत है, हमें करेक्ट ढूंढना है। ये दो ऑप्शन कैंसिल कर दिए हमने, पर फिर भी हमें बाकी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है, कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, मेडुला से रिलीज नहीं होगा। तो सी वाला भी कैंसिल हो गया। बाकी डी और ई को पढ़ लेते हैं। एल्डोस्टेरोन कॉज द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2, ये भी सही है। तो A, D and E आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि हमने जो सीरीज देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें इसको डिस्कस भी किया, क्योंकि यहां पे जो डिफरेंस होता है वो 95 से 40 का है। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता भी है तो ना तो ऑक्सीजन इतनी कम कंसंट्रेशन या इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में टॉक्सिक होती है और ना ही इतना आपको इंपैक्ट दिखाई देगा। बट जब CO2 के लिए बात करते हैं तो वो डिफरेंस सिर्फ 5 यूनिट्स का है, वहां पे आपको इंपैक्ट बहुत तेजी से दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट सही होगा। एवरी 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli, ये सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट की बात करेंगे। ये हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज में। 4th ये मॉक टेस्ट था आपका। आप लोगों ने अगर नया स्टार्ट किया है तो बाकी के चैनल्स पे जाके आप बाकी के जो मॉक टेस्ट है उनको भी एक बार कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जो चांसेस है वो एज इट इज क्वेश्चन ना आए, बट आपको इनके आसपास के क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। जो आपका नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज का लेक्चर है वो आपको RG एकेडमी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब पे जाके RG एकेडमी सर्च कीजिएगा,
यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो ब्रह्मास्त्र 12th का जो सीरीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू।